गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, ये जो वीडियो है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है और इस वीडियो का मेन पर्पस है जो कि आपका CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो कि सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए 22 से लेकर 27 तारीख तक चलेंगे अगस्त में। ठीक है, तो उनके लिए ये 3 सेट है। कितने? 3 सेट। सेट 1, 2 और 3, ये 3 सेट का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, इन्हीं 3 सेट में से आपके जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आने वाले होंगे, इसी 3 सेट में से आ जाएंगे। हर किसी का हो सकता है कि अलग अलग सेट आए, लेकिन ये 3 ही सेट आपके CBT एग्ज़ाम में आएंगे। आप इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, पढ़ लेना। इनसे बाहर में भी शायद आ सके, लेकिन इनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक, तो जैसे कि ये पहला सेट है, इस पहले सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स वाले पार्ट को आपको बताना है कि क्या होता है। तो ये जो होता है ये कम्यूटेटर राइजर होता है। क्या कहते हैं इसको? कम्यूटेटर राइजर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, A3 कम्यूटेटर राइजर। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द DC जनरेटर। तो मतलब ये DC जनरेटर किस प्रकार का है, यहाँ पर देख रहे हो ना। इसमें इस साइड में करंट फ्लो हो रही है और इसमें इस साइड फ्लो हो रही है। पहली बात तो ये वाली जो है ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग। और ये वाली है सीरीज SERIAS सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों में अपोजिट करंट है। और ये है आर्मेचर। क्या है ये? आर्मेचर। इसको बता दूं मैं, आर्मेचर, ARMATURE, आर्मेचर। और आर्मेचर के जस्ट साइड में जो ये लगे हुए हैं, तो ये होते हैं कार्बन ब्रशेस। तो इसकी कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये जो डिफरेंस हो रहा है करंट का, ये वाली करंट और ये वाली करंट का, इसे डिफरेंस कहते हैं। क्या? डिफरेंशियल। अब यहाँ पर ये शॉर्ट शंट है, लॉन्ग शंट, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आर्मेचर के सीरीज में क्या है। ये आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है और देन उसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है, तो ये लॉन्ग हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉन्ग। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। A1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A1 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर के अंदर EMF को ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? देखो, फ्लेमिंग के, किसके? फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, व्हाट इज द यूज टू कैलकुलेट द जनरेटर ऑफ EMF इन DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर के अंदर जो EMF हम ज्ञात करते हैं वो क्या करते हैं? देखो मैं लिख दूँ, EMF का जो फॉर्मूला होता है phi Z N P/60A। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको कहीं दिखा है तो यही इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला दिख रहा है A3 में। किसमें? A3 इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ X। मतलब ये जो X वाला डिनोटेशन है, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। देखो, ये पूरा का पूरा होता है पोल, POLE, पोल। ठीक है, ऊपर के हिस्से को कहते हैं पोल कोर, पोल CORE, पोल कोर। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये आपको दिखा रखा है, ये होता है पोल शू, SHOE, पोल शू। अच्छा, इसका काम क्या होता है? पोल शू का काम होता है एक तो वाइंडिंग, जो यहाँ पर हम वाइंडिंग लपेटते हैं इसके पोल कोर पे, उसको होल्ड करने का, होल्ड मतलब रोकने का। और दूसरा काम होता है इसका, जो फ्लक्स बनता है इसका, स्प्रेड आउट करने का, SPREAD, स्प्रेड आउट, मतलब कि फैलाने का काम होता है। जो कि यहाँ पर आर्मेचर लगा होगा तो आर्मेचर के चारों तरफ फैलाने का काम करता है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पोल शू। पोल शू कहाँ है? पोल शू ऑप्शन नंबर 4 में पोल शू होगा। पोल शू ये रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। कौन सा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द DC जनरेटर। आपको DC जनरेटर का नाम बताना है। तो ये किस प्रकार का DC जनरेटर हो जाएगा? देखो यहाँ पर, यहाँ बीच में यदि मैं आपको बताऊँ तो देखो, अलग अलग सेपरेट 2 पाथ हैं। इधर वाले सर्किट अलग है, इधर वाला सर्किट अलग है। तो ऐसे सर्किट जहाँ पर अलग अलग हों तो उसे कहते हैं सेपरेट, SAPERATELY। वैसे तो इसका नाम हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। ठीक है, तो इसके अंदर A ऑप्शन नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D, मतलब D ऑप्शन इसका है। देखो यहाँ पे लिखा ना सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर लिखा हुआ है चौथे में, तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इनको। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में कहा है कि विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर। मतलब जनरेटर क्या करता है? जनरेटर भाई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन नंबर A4, मतलब कि D इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो, इसको समझना। ज़्यादातर क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है और याद रखने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका सही हो सके। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाइंडिंग हो रखी है। ठीक है, किस पे?
पोल कोर पे। तो पोल कोर में ऊपर इस प्रकार से करंट जा रही है और देन उसके बाद ऐसे निकल जा रही है, लेकिन उसके बाद एक और है, यहाँ पर एक और वाइंडिंग है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक और वाइंडिंग है, इस वाली वाइंडिंग में भी करंट क्या है, ये वाला। आप यदि इसको 1 और इसको सेकंड टर्मिनल मानते हैं इस वाली वाइंडिंग का, और इस वाली वाइंडिंग का इसको 1 और इसको सेकंड टर्मिनल मानते हैं, जो टर्मिनल नंबर 1 है और जो टर्मिनल नंबर 1 है दोनों वाइंडिंग का, इसे वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 2 मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों के 1 वाले टर्मिनल में करंट की डायरेक्शन देखो आपको सेम दिख रही है, बस यही चीज़ आपको देखनी है, करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है। अगर सेम है तो वो जो करंट होगी, ये जो फ्लक्स बनेगा वो फाई बराबर φ1 प्लस के φ2, दोनों वाइंडिंग से जो फ्लक्स बनेगा वो सम बनेगा। सम को हम क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, COMMULATIVE, कम्युलेटिव। क्या कहते हैं इसको, कम्युलेटिव। तो जहाँ पर कम्युलेटिव आपको दिख जाए वही इसका आंसर होगा। देखो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा डिफरेंशियल है, चौथा कम्युलेटिव है। चौथा क्या है इसका, कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, या डीसी जनरेटर। तो A4 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नोवा क्वेश्चन। नोवे क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा। देखो इसका डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है, फैराडे का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि जितनी भी मशीन मशीन के अंदर क्या होता है, आर्मेचर होते हैं, ARMATURE, आर्मेचर। देखो आर्मेचर जो होता है उसके अंदर हमेशा AC उत्पन्न होती है, या फिर आर्मेचर को यदि हम कोई सी भी सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई कौन सी लेता है, AC ही लेता है। तो मेरी बात ध्यान रखना, आर्मेचर की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये AC जब लेता है, AC लेता है, एक डीसी जनरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, डीसी जनरेटर क्यों, डीसी जनरेटर का डीसी मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। डीसी मोटर में हम डीसी सप्लाई देंगे चलाने के लिए, लेकिन कम्यूटेटर जो होंगे, कम्यूटेटर ब्रशेज जो होंगे और कम्यूटेटर जो होंगे, उनके बाद कम्यूटेटर सेगमेंट के बाद जो ब्रशेज पर सप्लाई जाएगी वो आर्मेचर को कौन सी सप्लाई देगा, यहाँ तक तो डीसी जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो जाएगी वो AC जाएगी। मेरी बात समझ रहे ना, आर्मेचर के अंदर हमेशा ही AC उत्पन्न होती है, या फिर AC वो हमको बिल्डअप करके देता है। तो इसीलिए ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो AC ही होता है, मतलब AC पर ही काम करता है, या AC के लिए काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए फैराडे ने फैराडे ने ये कहा था कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, ये मानो कि एक, चलो मैं इसको अलग से बताता हूँ। देखो फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे के नियम में मैं बता दूँ थोड़ा ऊपर से, जिससे कि आपको याद रहे। तो फैराडे ने ये कहा था कि कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यहाँ पे N और S दो चुंबकीय ध्रुव हैं। यदि इस वाले कंडक्टर को मैं मूव कराता हूँ, इसमें फ्लक्स है, यहाँ पर फ्लक्स है, यदि इस वाले कंडक्टर को मैं मूव कराता हूँ तो इस वाले कंडक्टर के अंदर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाती है, EMF। और ये जो EMF है कैसा वाला, इंड्यूस्ड EMF है, मतलब कि प्रेरित EMF उत्पन्न हो जाता है। और इसी के कारण क्या होती है, करंट भी उत्पन्न हो जाती है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाती है। तो ये वाली जो करंट और ये जो EMF होता है, ये दोनों ही AC प्रवृत्ति के होते हैं, अल्टरनेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये चीज़ कहा था। ठीक है, तो आपका A4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि बात समझ में आए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो 10वां क्वेश्चन देखिए आप। 10वें क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। देखो डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF का होता है BLV साइन थीटा, मतलब E का मतलब होता है यहाँ पर EMF, तो EMF का बताना है BLV साइन थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी L लंबाई, V वेलोसिटी होती है कि कंडक्टर को कितनी तेज़ी से हम मूव करा रहे हैं, और साइन थीटा ये एंगल होता है। तो BLV साइन थीटा ये A3 पर ही है। कौन सा, 10वें का A3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा है कि विच रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ज्ञात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए राइट हैंड प्लाम रूल आएगा। ठीक है, मतलब कि हथेली का नियम कहते हैं, हथेली का नियम। इस प्रकार से आपको हाथ को फैलाना है, ये यहाँ आपको अंगूठा हो जाएगा, आप फैलाओगे तो यहाँ पर ये ऊपर को जो दिखा रहा है ये मोशन दिखाएगा। ठीक है, और ये वाली जो उंगली है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। तो ये होता है मतलब कि दाहिने, मतलब सीधे हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर A2 मतलब सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। देखो 12वें में कहा है कि डीसी जनरेटर का भाग का नाम आपको बताना है, मतलब कि एक चित्र दिया होगा जो कि नीचे है ये वाला, तो ये बताना है कि कौन सा पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं हम योग। क्या कहते हैं, योग कहते हैं, ढांचा। मतलब A4 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, A4 इसका आंसर हो जाएगा। देखो पोलशियो मैं बता चुका हूँ, पोल कोर में बता चुका हूँ। स्टेटर क्या होता है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना पार्ट योक वाला, इसी के अंदर जो असेंबली लगेगी, वो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो स्टेटर होगा, STATOR। मतलब कि ये स्टेटर का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है जिसे योक कहते हैं, YOKE, योक या ढांचा।
ठीक है। इसके अंदर का जो मूवेबल पार्ट होगा, जो मूव करेगा, उसे हम कहेंगे रोटर, ROTOR, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो अब 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स स्लैब वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। मतलब 4 पोल डीसी जनरेटर के लिए आपको डुप्लेक्स स्लैब वाइंडिंग में क्या बताने हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बताने हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बताएं। देखो इसको कैसे करना है आपको ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर ऑफ पोल्स आपको लिख लेने हैं, मतलब कि पोल की संख्या कितनी दी है, 4 दी है। अब इसमें लेग्स कितना दिया है, डुप्लेक्स स्लैब वाइंडिंग, मतलब कि डुप्लेक्स स्लैब वाइंडिंग दे रखी है, इसका मतलब 2। और वाइंडिंग कैसी है, लैब वाइंडिंग है। कैसी है, लैब वाइंडिंग। तो इसके लिए समांतर परिपथों की संख्या क्या होती है, समांतर परिपथों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जो पैरेलल पाथ होंगे, पैरेलल पाथ किसके लिए, लैब वाइंडिंग के लिए, लैब वाइंडिंग और डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पोल्स इंटू लेग्स। मतलब पोलों की संख्या जितनी होगी, पोल की संख्या कितनी है, 4 है, पोल की संख्या 4 है, कितने लैब वाइंडिंग के साथ है वो 2, मतलब कि कुल मिला के कितना आ गया, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, A3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें क्वेश्चन में कहा है कि डीसी जनरेटर का कौन सा ये जो पार्ट है, इसका नाम क्या है। तो आप ध्यान रखना, देखो इसका नाम क्या है, ये होता है आर्मेचर। यहाँ पर स्लॉट्स कटे हैं, क्या कहते हैं इनको, स्लॉट्स, इसमें वाइंडिंग्स होती हैं। तो क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर, लैमिनेटेड। पोल्स होता है, कंप्यूटर सेगमेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A4, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ध्यान रखना आप, ऑप्शन नंबर A4 इसका आंसर होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन। अब देखिए आप 15वें क्वेश्चन में क्या कहा है, डीसी जनरेटर के इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो देखो डीसी जनरेटर के अंदर जो इंटरपोल्स होते हैं, इंटरपोल्स का मतलब है कि यहाँ पर 2 पोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पोल्स होंगे और यहाँ पर बीच में आर्मेचर होगा जो कि मूव करेगा। जस्ट साइड में यहाँ पर छोटे छोटे पोल्स होते हैं, छोटे छोटे मैन पोल्स के बीच में। ये आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं। किसके, आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं, मेरी बात समझना। तो कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के सीरीज में। A1 इंटरपोल्स का कनेक्शन श्रेणी में होता है आर्मेचर के। 15वें का A1 आंसर हो जाएगा, या पहला आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में कहा है कि आपको ये x जो है यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो x है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, x किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन में क्या है। देखो पहला है फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, ये नहीं होगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ये नहीं होगा। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये होगा। A4 शंट फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप, नहीं। तो इसका मतलब आप समझिए, देखो इसका आंसर जो है वो तीसरा है। तीसरा आंसर क्यों है, देखो ये वाला जो है ना वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज इतना मिलना चाहिए था, ठीक। उसके बाद क्या है कि ये कहीं ना कहीं वोल्टेज थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, या फिर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो पहला वाला सेक्शन दिख रहा है ना आपको, पहला वाला सेक्शन, इसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, TURE, आर्मेचर रिएक्शन, REACTR। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये जो वोल्टेज कम हो रहा है, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रहा है, जो डिनोट किया जा रहा है किससे, एक्स से। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि एक्स किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप को करता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप या फिर आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप। देन उसके सेकंड बाद देखो एक और करेक्टरिस्टिक्स है जो नीचे को जा रही है। इसके बाद और भी सेक्शन है। तो ये वाला जो है, ये वाला यदि ये वाला पूछ ले एक्स के हिसाब से, तो आपको बताना है ये वाला आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण है। ये चीज़ आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन वाला, आर्मेचर रिएक्शन A3। तो आप ध्यान रखना इसको। 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वें क्वेश्चन में कहा है कि वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। देखो आर्मेचर कोर जो होती है उसको लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसका ये बात समझिए कि आर्मेचर कोर लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है। यदि एक लोहे का पीस है, ये ठोस, ये ठोस पीस है, ठीक है। इसके अंदर एडी करंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एडी करंट का मतलब भंवर धारा इस प्रकार से घूमती जाएंगे और ये बहुत गर्म कर देगी इसको। हो सकता है कि ये वाला मेटल पिघल भी जाए, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी ठोस पार्ट को छोटी छोटी पत्तियों में काट देते हैं। छोटी छोटी पत्तियों में काट कर फिर इसको हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। अब ये छोटी छोटी पत्तियों में हमने काट दिया। काटने के बाद इसमें और इसमें अंतर आप देख रहे होगे, ये बिल्कुल ठोस था, ये छोटी छोटी पत्तियों को असेंबल किया हमने, एक साथ स्टैम्प करके लगाया। अब ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना, पत्तियों को हम कहते हैं लैमिनेशंस। ये क्या करती हैं, एडी करंट को कम करती हैं। तो ध्यान रखना जब भी लैमिनेशंस की बात है, यहाँ पर लैमिनेशन है ना, तो ये क्या करती है, कॉपर लॉस को कम करती है, नहीं। फ्रिक्शन लॉस को कम करती है, नहीं। हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करती है, नहीं। एडी करंट लॉस को करती है, इसको एडी करंट लॉसेस को कम करती है। इसका मतलब A4 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या कहा, 18वें क्वेश्चन में कहा है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिबाधा बहुत कम क्यों होती है। मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम क्यों होता है, ये आपको कारण बताना है। तो इसका कारण क्या होता है,
रिड्यूस आर्मेचर करंट, नहीं देखो ये आर्मेचर करंट को कम करने का तो कारण नहीं, इसने पूछा है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम क्यों होता है। तो अगर कम होगा तो क्या होगा उससे, देखो रिड्यूस होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यदि हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम रहेगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट पे मिल सकेगी। ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है A2। अब देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में क्या, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है। अब देखो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा का मतलब होता है क्लॉक, CLOC के वाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसको, डीसी जनरेटर को। जितने जनरेटर हैं डीसी के उन सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया जाता है। ये इसलिए चलाते हैं इस प्रकार से, इस दिशा में होंगे इसलिए चलाते हैं क्योंकि इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होगा, जो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व है वो खत्म ना हो। ठीक है, उसकी रक्षा करी जा सके। अगर हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो ये प्रोटेक्ट रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, A2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन ए लार्ज डीसी जनरेटर। अब आपको बताना है कि लार्ज डीसी जनरेटर के अंदर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो क्यों कनेक्ट की जाती है। देखो लोड को कनेक्ट करने के लिए नहीं की जा सकती। रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, देखो कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करना है तो ब्रुश का अरेंजमेंट किया जाता है, ब्रशेस को एक्सिस चेंज की जाती है, तब जाके कम्यूटेशन सही मिलता है। अब यहाँ पर तीसरा है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ना हो, हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती कहाँ पर है, जैसे ये कोर है, पोल की कोर है और ये पोल शू है, मैंने आपको बताया था ये पोल शू है। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ होती है, यहाँ पर इसके पोल शू पर होती है। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इस वाली वाइंडिंग को कंपनसेटिंग है। यहाँ जो वाइंडिंग होती है इसे मैन फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। अब ये वाइंडिंग सीरीज फील्ड भी हो सकती है और ये शंट फील्ड भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर बस ये कह रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो डीसी जनरेटर है उसमें प्रोवाइड क्यों की जाती है, जिससे कि वो आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर सके, कम कर सके, फिर आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, A3 इसका आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन में डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। देखो पोल शू का मैंने पहले ही बताया आपको, पोल शू जो होता है ये इस प्रकार से, ये पोल कोर है ऊपर वाला जहाँ पर वाइंडिंग होती है, ये पोल शू होता है। ये वाला पोल शू का करता है तो वाइंडिंग को होल्ड करता है। दूसरा करता है कि फ्लक्स जो है ना इसको स्प्रेड आउट करता है, फैला देता है ये चारों तरफ इस प्रकार से। तो स्प्रेड आउट द फ्लक्स यूनिफॉर्मली एयर गैप, मतलब एयर गैप जो है उसमें यूनिफॉर्मली तरीके से क्या करता है, फ्लक्स को फैला देता है। तो ऑप्शन नंबर A4 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 22वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। तो देखो स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लिट रिंग का अर्थ क्या होगा, आप समझिए थोड़ा सा। देखो एक रिंग है, एक रिंग है। अब यही रिंग एसी के अंदर प्रयोग होती है। एसी के अंदर 3 प्रयोग है, 3 फेज है तो 3 रिंग प्रयोग होगी। अगर ये सिंगल फेज है तो ये रिंग जो होगी शाफ्ट पर ये 2 प्रयोग होंगे। ये चीज़ पहले ध्यान रखना। अब क्या करता है, ये एसी की मैंने बात करी, अब ये डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है। अब डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के अंदर इसी स्प्लिट रिंग को क्या कर देते हैं, बीच में से काट देते हैं, यहाँ से और यहाँ से काटने के बाद हमको कैसा मिलता है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ये 2 हिस्से में बन गई। अब यही स्प्लिट रिंग कहलाएंगे। ये जो पार्ट है दोनों के दोनों, इसे कहते हैं SPLIT, स्प्लिट रिंग। मतलब कि स्प्लिट का मतलब होता है बांट देना, एक हिस्से को 2 हिस्सों में बांट देना। तो स्प्लिट कर दिया रिंग को, तो ये इसका नाम पड़ा है। अब ये आप ध्यान रखना स्प्लिट रिंग तक। इसके बाद ये स्प्लिट रिंग जो मैंने बनाई है आपके सामने, स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग क्यों बनाई है, ये वाली जो स्प्लिट रिंग है ये मैंने क्यों बनाई है, देखो मैंने अभी बताया था डीसी की बात कर रहा हूँ मैं, डीसी जनरेटर। अब ये डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग क्या होती है कि यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं इसके ऊपर, ब्रशेस के बाद यहाँ पे 2 तार बाहर निकालते हैं और ये जो स्प्लिट रिंग है ये शाफ्ट में लगी होती है, इधर शाफ्ट होती है, शाफ्ट मतलब जो घूमती है। अब ये घूमने वाली शाफ्ट क्या करती है, स्प्लिट रिंग जो होते हैं साथ में घूमती है, लेकिन ब्रशेस क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अब ये ब्रशेस क्या करते हैं, इस वाले वायर में यदि एसी उत्पन्न होगी, क्योंकि आर्मेचर से हमेशा एसी आएगी, तो ये बाहर क्या डीसी ले जाएगा, क्या डीसी, किसकी सहायता से, स्प्लिट रिंग की सहायता से। स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम होता है कम्यूटेटर, COMMUTATOR, कम्यूटेटर। आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कम्यूटेटर का मतलब होगा जो कि एसी को किस में बदलता है, डीसी में, या फिर डीसी को किस में बदलता है, एसी में। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसका प्रयोग होगा, मतलब मोटर के लिए और जनरेटर के लिए। यदि हम क्या कर रहे हैं, डीसी जनरेटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डीसी जनरेटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीसी जनरेटर बनाना है तो बाहर डीसी लेनी पड़ेगी। अब बाहर डीसी कब आ सकती है, ऐसे एसी उत्पन्न होगी, एसी से डीसी हमें आउटपुट में मिलेगी, तो ये क्या करेगा, डीसी जनरेटर करेगा। अब ये डीसी मोटर करना है तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कम्यूटेटर में इस वाले सेक्शन को हमें प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि डीसी सप्लाई हम देंगे और ये आर्मेचर में एसी चली जाएगी। है तो डीसी मशीन, लेकिन काम किस पे करेगी, फैराडे के नियम पे। ओके, ये आउटपुट डीसी देगा। डीसी का मतलब होगा यूनिफॉर्मली करंट को एक ही दिशा में क्या करना, कलेक्ट करना, यूनिफॉर्मली करंट को एक ही दिशा में कनेक्ट करना। तो ये
कौन करता है ये, या तो स्प्लिटरिंग करेगी या फिर कम्यूटेटर करेगा, ये चीज़ है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि A2 इसका आंसर होगा। अब ये A2 आंसर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग जो होगी, जो कि एक रिंग दो हिस्सों में बटी होती है, ये क्या करती है, ये करंट को क्या करती है, एक ही दिशा में कलेक्ट करती है। ओके, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, A2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो वीडियो को 2x स्पीड पे करके देखोगे तो आपकी वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी और आपको थोड़ा समझ में आएगा, आपको टाइम कम लगेगा, इसलिए आप क्या है वीडियो की स्पीड को तेज़ करके भी देख सकते हो। बाकी अब देखिए 23 क्वेश्चन में कहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखो दो सामग्री होती है, एक तो होती है कार्बन CARBON कार्बन, और दूसरी होती है ग्रेफाइट GRAPHYTE। तो जहाँ पर कार्बन और ग्रेफाइट है उसको लगा देना, A2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वें क्वेश्चन में कहा है कि डीसी जनरेटर में अपने विशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। अच्छा, जो डीसी जनरेटर है वे अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्यों खो देते हैं, क्योंकि देखो रनिंग विदाउट ए लोड नहीं, कंटिन्यूस रनिंग विद ए ब्रेक नहीं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। A4 इसका आंसर है। मैंने बताया था ना कि हमें जनरेटर हो चाहे मोटर हो, जिस दिशा में वो घूमता है तो उसी दिशा में हमें घुमाना है, जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन होती है। जैसे कि डीसी जनरेटर की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें क्लॉकवाइज ही उसको घुमाना है, और डीसी मोटर की जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, उसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, A4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में कहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। मतलब कि जो लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उनके लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, A4 इसका आंसर हो जाएगा, कम्युलेटिव वाला। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वें में कहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर द आर्क वेल्डिंग। मतलब आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का जनरेटर प्रयोग करेंगे, तो वो करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड वाला। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है और करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी, इसी स्पार्किंग का यूज़ करते हैं हम वेल्डिंग करने में, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, 27 देखिए। 27 में कहा है डीसी जनरेटर में जो वेव है, क्या है, वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होगी। तो देखो वेव वाइंडिंग की विशेषता जो होती है वो होती है एक तो होती है वेव, मैं आपको सही से बता दूँ थोड़ा सा। देखो एक तो है लैप वाइंडिंग, एक तो होती है लैप वाइंडिंग LAP लैप वाइंडिंग, और एक होती है वेव WAV वेव वाइंडिंग। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो तो लो वोल्टेज LOW लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए होती है। लैप वाइंडिंग किसके लिए होती है, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए होती है। जस्ट इसके अपोजिट जो होती है वेव वाइंडिंग होती है, ये होती है लो करंट के लिए और हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो वेव वाइंडिंग किसके लिए होती है, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, जबकि लैप वाइंडिंग क्या होती है, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर पूछा है वेव वाइंडिंग किस लिए होती है, तो वेव वाइंडिंग लो करंट हाई वोल्टेज का है, लो करंट हाई वोल्टेज, मतलब A3 इसका आंसर हो जाएगा। 27 का A3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है, लो करंट और हाई वोल्टेज। देखो लो करंट और हाई वोल्टेज मैंने लिखा है। अब देखिए 28 क्वेश्चन। इसमें कहा है कि डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध पर तार का उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो तार लगाया हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस के लगाने का मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य होता है, देखो आपको बताऊँ, इसका उद्देश्य होता है D आंसर। कौन सा, D आंसर, मतलब कि स्मूथ रिवर्स द करंट डायरेक्शन। अब होता क्या है, देखो इसका मतलब होता है कि आसानी से जो है ना डीसी में बदल जाना। करंट आ रही है, आर्मेचर से AC आ रही है, यहाँ पे क्या लगे हैं, कार्बन ब्रशेस लगे हैं, तो स्मूथ डीसी हमें मिल सके, तो इसलिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस लगाने का मेन उद्देश्य हो जाएगा कि ये जो होती है ना, इधर आपको बताऊँ थोड़ा सा, देखो ये जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पार्क को कम कर देते हैं, वरना तो यहाँ पर स्पार्किंग ज़्यादा होगी, जिससे कि एक दिशा में जो करंट उत्पन्न हो रही है वो यूनिफॉर्मली रूप से ना हो सके। ठीक है, स्मूथली अगर यहाँ स्पार्किंग है, रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा दिखा दे, तो करंट क्या हो, आगे जाके कार्बन ब्रश में कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। आपको देखो ठोस पोल शू बताना है। तो देखो ठोस पोल शू, पहली बात तो पोल शू क्या करता है, पोल शू वाइंडिंग को होल्ड करने का काम करता है, और क्या करता है, फ्लक्स को स्प्रेड आउट करने का भी काम करता है। ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 29 क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए क्या होगा। देखो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर रिड्यूस द कॉपर लॉसेस। देखो पोल शू का कॉपर लॉसेस से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ा देना नहीं। यदि ठोस हो जाएगा इसका कोई वो नहीं है। इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ये बढ़ेगा वाइंडिंग टर्न, जो वाइंडिंग है वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके हिसाब से, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा है टू डिक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये भी नहीं, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए तो होगा नहीं। टू रिड्यूस द रेजिडुअल ऑफ ए मैग्नेटिक पाथ, तो ये हो सकता है।
तो क्या है, ये मैग्नेटिक पाथ को कम कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये ठोस है, ठोस को ही हम लैमिनेटेड बना दें छोटी छोटी पत्तियों द्वारा, तो क्या करेगा, देखो चुंबक के पथ की रिलेक्टेंस क्या है, चुंबक के पथ का जो रिलेक्टेंस होता है उसको कम करने का काम कर सकता है। ठीक है, रिलेक्टेंस का मतलब हो जाता है एक तरह से रेजिस्टेंस, कैसा, एक तरह से रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि विच इज मेक द लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग, मतलब जो लार्ज डीसी मशीन होती है उनका जो योग होता है वो किसका बना होता है, रोल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A4। अब देखो 31 क्वेश्चन में कहा है डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होती है। तो जो वोल्टेज होती है एसी के लिए, जो डायनेमिक इंड्यूस्ड पार्ट्स होते हैं उनमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न होती है, इसको ध्यान रखना। मतलब कि विच टाइप ऑफ वोल्टेज इंड्यूस डायनेमिकली, यहाँ पर डायनेमिकली शब्द आया इसलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। ओके, अब देखो 32वें क्वेश्चन में कहा है कि आपको ये जो एक्स वाला पार्ट है आपको ये बताना है ये क्या चीज़ है। तो ये होता है की टू फिक्स द की वे, तो की वे को फिक्स करने के लिए होल होता है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है क्या है, ये वाला पार्ट है आर्मेचर का, ARMATURE, आर्मेचर। ओके, ध्यान रखना। अब देखिए 33वें क्वेश्चन में कहा है कि जनरेटर के फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। तो देखो जनरेटर के फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है केवल पोल को क्या करना, मैग्नेटाइज करना। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, देखो इसने फील्ड कॉइल कही है, तो जो फील्ड कॉइल क्या करती है, मैग्नेटाइज करती है पोल को, कॉइल क्या करती है, पोल को मैग्नेटाइज करती है जिससे कि कॉइल फ्लक्स बन सके। यदि आपको ये कहता है कि फ्लक्स को घटाना है फिर बढ़ाना है, फ्लक्स को घटाना है बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। ठीक है, तो 33वें का A3 इसका आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखिए। 34वें क्वेश्चन में कहा है कि बड़ी मशीनों के लिए पोल बनाने के लिए किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी मशीनों के लिए पोल बनाने के लिए किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कास्ट स्टील का, किसका, कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। A3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में कहा है कि क्यों, इसमें कहा है कि क्यों पोल को स्टैम्पिंग डीसी जनरेटर की पटलित करते हैं। मतलब हिंदी में तो आपको नहीं समझ में आएगा खैर इतना कुछ खास, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। देखो वाई द पोल कोर, मतलब कि कोल पोर स्टैम्पिंग आर द लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर की जो स्टैम्पिंग होती है छोटी छोटी, उनको लैमिनेटेड करके क्यों बनाया जाता है भाई, इसलिए बनाते हैं जिससे कि एडी करंट को हम क्या कर सके, कम कर सके, एडी करंट को क्या कर सके, कम कर सके। A4 इसका आंसर हो जाएगा, A4। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन में क्या कहा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शंट प्रकार के। A1 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा है कि फॉर्मूला बताना है आपको, क्या बताना है, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला, वो भी किसके लिए, डीसी मोटर के लिए। अब डीसी मोटर का मैं चित्र बना दूं पहले आपको, देखो ये आर्मेचर है, ये ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस, यहाँ पर सन फील्ड वाइंडिंग हो चुकी है, ये सन फील्ड वाइंडिंग है। इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है जिसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस कहते हैं, और जस्ट बाहर वायर निकल जाते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पर हम सप्लाई देंगे, मोटर है तो सप्लाई देंगे तो V आ जाएगा, और यहाँ पर करंट बहनी शुरू हो जाएगी जिसे IA आर्मेचर की करंट कहेंगे, और आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो आपका कुल मिला के जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, EB, क्या बनेगा, EB बराबर V माइनस के IARA। तो ये फॉर्मूला बनता है, तो ये फॉर्मूला किस में है, A3 में, तो A3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, इसमें कहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मतलब आर्मेचर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। केल्विन ब्रिज क्या करता है, छोटे से छोटे ओम को नाप सकता है, या कम से कम प्रतिरोध को क्या कर सकता है, नाप सकता है। अब इसमें कहा है कि पर्पस बताना है आपको लुब्रिकेंट का, लुब्रिकेंट का पर्पस होता है रिड्यूस फ्रिक्शन लॉसेज, तो फ्रिक्शन लॉसेज को क्या करता है, कम। A3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40वां क्वेश्चन। अब 40वें क्वेश्चन में कहा है, अब यहाँ से देखो ऊपर क्या लिखा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। देखो यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका मतलब यहाँ से आपके WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, मे बी शायद 6 क्वेश्चन हो गए इनके, तो आपको ध्यान से समझना है। देखो मशीनों के जो भाग हैं घर्षण को कम करने के लिए किस प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी का तेल का नहीं करते, पेट्रोल का नहीं करते, पानी का नहीं करते, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। किसका, लुब्रिकेंट, मतलब कि A4 पे है, A4 पे लुब्रिकेंट ही है। ओके, A4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इस वाले को, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर लिखा है 14x और प्लस के 3y एंड देन 25x लिखा है एंड देन 20y। अब कह रहा है कि इसको सोल्व करना है आपको। देखो जो x वाले हैं उनको एक साथ रखो, x वालों को एक साथ रखोगे तो 39 आंसर आ जाएगा, 39x 25 और 14 का क्या हो जाएगा 39, और प्लस क्या आ जाएगा, अब 3y और 2y मतलब कि 5y। तो अगर ये आपको कहीं दिख रहा है तो वही इसका आंसर है, A3 इसका आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए। 42 में कहा है कि A की पावर जो m है और इंटू में A की पावर n है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर नीचे कोई संख्या सेम है,
जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर है, और ए की पावर क्या दे रखी है, m दे रखी है, और मल्टीप्लाई में फिर ए की पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है। तो इस स्थिति में अगर नीचे वाली संख्या सेम है और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर गुणा हो रही है, गुणा में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, तो ये ए की पावर m प्लस के n हो जाएगा, मतलब कि घातें जुड़ेंगी। ठीक है, तो ए की पावर m प्लस n, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसमें कहा है कि ये वाला फॉर्मूला बताइए क्या हो सकता है। देखो ये है ए की पावर m और इसके बटे में है ए की पावर n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर m, यदि इस वाले को हम ऊपर लेके चले जाएं तो रहेगा तो इनटू में ही, लेकिन ए की पावर जो प्लस में है वो माइनस के n हो जाएगी। अभी अभी मैंने बताया था कि जब नीचे सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसी प्रकार से ए की पावर m और प्लस के जुड़ गई हैं, लेकिन माइनस के n है, यहाँ पर माइनस के n है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए की पावर m माइनस के n, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए ए की पावर m माइनस के n कहाँ पर है, A2 में है, तो A2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि a की पावर a प्लस के b की होल ट्वाइस, मतलब कि स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, A1 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ईडी के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, किसके, ईडी के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ईडी के क्वेश्चन में देखिए पहला क्या है, पहला है प्रतीक आपको बताना है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है अर्थिंग, EARTHING। अर्थिंग का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये इसका अर्थिंग का सिंबल है। यदि आपको कहीं दिख जाए तो वही इसका आंसर है, लेकिन और ऑप्शन को मैं बता देता हूँ, और ऑप्शन में क्या क्या है। देखो जैसे कि इस वाले ऑप्शन में कहा, ये है नॉर्मली ओपन स्विच होता है। ठीक है, ये स्विच होता है सिंगल वे वाला, SWITCH, सिंगल वे स्विच, इसे कहते हैं सिंगल वे स्विच। ठीक है, और अर्थिंग का आपको दिख गया होगा A3 पर, ये अर्थिंग का सिंबल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाला जो सिंबल है वो सेल का, CELL, सेल का सिंबल है। ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, देखो ईडी के 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करा रखे हैं वीडियो में, आपको इस आई बटन में, यहाँ पर एक आई बटन होगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख लेना, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, या फिर मेरी प्ले लिस्ट में जाके RK कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाके ED सेकंड ईयर की होगी, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, उस वीडियो के बाद देख लेना। 25 क्वेश्चन उसी वीडियो में से आ जाएंगे, 6 के 6 क्वेश्चन आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज टू स्टार्ट द ओपन, मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। A2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47 के विच पार्ट रेगुलेट्स द हीट द ऑटोमेटिक आयरन, मतलब ऑटोमेटिक आयरन के अंदर जो आपकी गर्मी होगी, जो हीट होगी, उसको रेगुलेट करने का, फैलाने का काम कौन करता है, तो थर्मोस्टेट करता है, थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है भाई, अब आप देखिए 48 क्वेश्चन में कहा है कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम जो करती है वो स्टैटिक मशीन कौन सी है, वो स्टैटिक मशीन होती है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को बढ़ाओ घटा दोनों सकती है। 3 पिन सॉकेट आपको बताना है, तो ये 2 पिन सॉकेट है, ये 3 पिन सॉकेट है, मतलब कि A2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, A2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि आपको बताना है लाइन इंसुलेटर का मटेरियल बताना है आपको, लाइन इंसुलेटर का किसका होता है, पोर्सेलिन क्ले का। A3 इसका आंसर हो जाएगा। अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, किसके, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनली पर्पज़, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, एक एसेंशियल स्किल होनी चाहिए जो कि सोशली और प्रोफेशनली पर्पज़ के रूप में होगी। तो वो कैसे मिलेगी आपको, तो लर्निंग इंग्लिश। तो यदि आप इंग्लिश को सीख जाते हो तो आप अपने आप को क्या सोशली और प्रोफेशनली पर्पज़ पे अपनी स्किल को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और क्या कर सकते हैं, एलिब्रेट कर सकते हो किसी को समझाने के लिए। तो यही चीज़ में कहा है कि आपको बताना है एसेंशियल लाइफ स्किल, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, तो इंग्लिश का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 51 का क्या हो जाएगा, 51 का आपका A आंसर हो जाएगा। अब देखिए 52 का, इसमें कहा है कि वाइल एड्रेसिंग यूर बॉस, यदि आपका बॉस आपको एड्रेस करता है तो यू शुड बी, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, फॉर्मल, आपको क्या रहना है, फॉर्मली रहना है। ठीक है, आपको एड्रेस कर रहा है तो फॉर्मली का मतलब नेचुरली रूप में, जैसे कि ऑफिस स्टाफ वाले रहते हैं जो कि फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, उसको फॉर्मल ड्रेसिंग का ड्रेसिंग स्टाइल होता है, लेकिन आपको फॉर्मली का मतलब नॉर्मल रहना है, मेरी बात समझे ना, तो A3 फॉर्मल रहना है। ठीक है, अब देखो 53वां क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाई हाउ आर यू, इसमें पूछ रहा है कि यदि कोई हाई कहता है आपको और आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, व्हाट इज़ अप, और दिस आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। यदि आपसे कोई इस प्रकार से पूछता है तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा, तो इनफॉर्मल होगा। कैसा, इनफॉर्मल, कौन सा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है,
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा है, क्यों है? क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पर होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस स्टाफ वगैरह, जैसे कि वहाँ पर हाय वही नहीं कहते, वहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग सर, या इस प्रकार से मैम या सर करके बातें करते हैं, जबकि यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहा, हाय कह दिया। तो हम हाय कहाँ कहते हैं, नेचुरली इनफॉर्मल में कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, इनफॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि वाट यू से फर्स्ट, वाट यू से फर्स्ट वैन यू मीट समवन। यदि आप पहली बार किसी से मिलते हो, तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझना। यदि आप किसी से मिलते हो तो आप सबसे पहले मिलने पर उसे क्या कहोगे? देखो, गुड बाय कहोगे नहीं, जब हम किसी से मिलते हैं तो गुड बाय तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है, गुड डे भी नहीं कहेंगे, सी यू मैंने आपको देखा है कहीं, ये भी नहीं कहेंगे। आप सबसे पहले उसको क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग, मतलब जो भी ग्रीडिंग का टाइम है वो आप कहोगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। मेरी बात समझे ना? तो इसका A4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 55वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55वें का आंसर देखिए क्या होगा। इसमें कहा है कि द प्रिंसिपल कोल्ड मनोज। देखो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, मनोज को बुला रहा है। द प्रिंसिपल आस्क, मतलब प्रिंसिपल क्या करता है, उससे आस्क मतलब पूछता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द प्रिंसिपल आस्क डैश टू शो डैश होल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, उससे पूछ रहा है और वो कहना चाह रहा है आप, मतलब आप मुझे अपना होल टिकट दिखाइए, सो योवर होल टिकट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो वो लड़के से पूछ रहा है, क्योंकि लड़का क्या है, एक मेल है, और मेल के लिए हिम या फिर ही, इन दो का प्रयोग होता है, ठीक है, और हिज HIS हिज। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग होता है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें से 55वें का आंसर आपका कौन सा होगा, पहला ही होगा। कौन सा, पहला। तो इसमें क्या है, मनोज के लिए बात कर रहे हैं, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, मतलब द प्रिंसिपल आस्क हिम, तो प्रिंसिपल उससे पूछता है, तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, हिज यहाँ पर आएगा हिज। टू शो हिज होल टिकट, अपना होल टिकट दिखाइए, तो वो अपना होल टिकट, उसका होल टिकट देखने के लिए कह रहा है। तो मेरी बात समझ में, एक बार और मैं आपको बता दूं, इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर आएगा HIM हिम, और यहाँ पर आएगा HIS हिज, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनकी बात चलती है, तो ये थोड़ा सा अलग है। आप 56वें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो 56वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ ए वर्ब। आपको बताना है कि पास्ट टेंस के अनुसार इसमें कौन सी जो वर्ब है वो इसमें आएगी, आपको सही से उसमें छांट के भरना है। आपको ये दे रखा है वॉच, आई एम वॉचिंग, वॉच्ड या फिर आई विल। ध्यान रखना पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पास्ट में देखो वॉच, वॉचिंग तो नहीं आएगा, कंटिन्यूस टेंस हो जाएंगे जो कि चल रहे हैं, वॉच टी ए भी हो सकता है, विल होगा, ये फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई वॉच्ड ए मूवी येस्टरडे, मैं कल एक मूवी देख चुका हूँ। तो 56वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, A3, ठीक है। अब आप देखिए 57वां क्वेश्चन। 57वें का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो ये कह रहा है सिंगुलर फॉर्म ऑफ, आपको इसकी सिंगुलर फॉर्म बतानी है। डिवाइसेस, मतलब सिंगुलर का मतलब होगा सिंगल, मतलब एक वचन, डिवाइसेस बहुत सारी होंगी, मतलब बहुवचन है, सिंगल वचन क्या हो, डिवाइस, DEVICE डिवाइस, ठीक है। तो A4 इसका आंसर हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला। अब देखिए 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58वें क्वेश्चन में कहा है कि द अनाउंसमेंट डैश येस्टरडे वाज अननेसेसरी। एक अनाउंसमेंट हुई है पिछले दिन ही जो कि अननेसेसरी थी। अब इसमें कहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब आपको एग्जैक्ट वर्ड को यहाँ खाली स्थान पर रखते हुए इस सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा मेड आएगा, कौन सा आएगा, 58 का A आंसर होगा मेड, ठीक है। द अनाउंसमेंट मेड येस्टरडे, मतलब एक अनाउंसमेंट की जाती है पिछले दिन जो कि अननेसेसरी थी, ठीक है। तो A1 इसका आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखिए। 59 में कहा है, 59 में आपका क्या कहा है, आप चाहो तो आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ो, यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। 59 का देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंट्रोगेटिव, मतलब आपको बताना है कि वी रोंग विद येस्टरडे गेम्स, मैं अपने कल के जो गेम था उसमें क्या। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो वेंट है, WNT वेंट, गया, रोंग विद येस्टरडे गेम्स, वह अपने खेल में कल गया। तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें कौन सा आएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर, इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए प्रॉपर इंट्रोगेटिव। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हुए इस वाले सेंटेंस को पूरा करना है। तो इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको ये चीज़ बतानी है। तो 59 में क्या है, वाट,
क्या आएगा, वाट आएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नकारा, मतलब क्वेश्चनात्मक वाक्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आत्मक। अब यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन इनमें से कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसमें आएगा वाट। वाट वांट रोंग, आपने क्या किया यस्टरडे, कल गेम में, मतलब आपने क्या गलत कर दिया है अपने पिछले वाला जो गेम था उसमें। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आना चाहिए। तो ये भी थोड़ी सी मिस्टेक है, 59 के ए टू आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60। इस क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि चेंज द वर्ब, आपको ये जो टुक है उसकी वर्ब चेंज करनी है इन द पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस के अंदर आपको इसकी जो फॉर्म है उसको बनाना है। देखो टुक वाज टेकन, ठीक है, वर्ड टेकन या फिर वाज टेकन आ जाएगी पैसिव वॉइस के अंदर, टुक का टेकन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आती है, ओके, पैसिव वॉइस में। बस आपको रखना है, याद रखना है। अब यहाँ देखिए 61 क्वेश्चन, 61 का कौन सा आंसर है। यहाँ पर देखिए पहले क्या कहा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, द प्लम्बर। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करना है आपको। द प्लम्बर के बाद डैश द टेप ओनली नाउ, तो इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पर फिट आएगा, द प्लम्बर फिट। 61 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फिटिंग, ठीक है, इस फिटिंग, द प्लम्बर इज़ फिटिंग द टेप ओनली नाउ, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इज़ फिटिंग, वो कर रहा है ना काम को, इसलिए ING का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। देखो 62 62 के अंदर आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखो वैन यू बोरो, यदि वैन यू बोरो ए स्क्रू ड्राइवर फॉर ए ट्रेनी, यदि आप किसी ट्रेनी से एक स्क्रू ड्राइवर को उधार लेते हो तो यू शुड से, तो आपको क्या कहना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए कैन यू गिव मी ए योर स्क्रू ड्राइवर, ये ठीक हो गया ना। तो आप उसे क्वेश्चन के रूप में पूछोगे, क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दोगे, तो ये A2 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही चल रहा है 63 क्वेश्चन। 63 में क्या कहा है आप देखिए ज़रा, इसमें 63 वाले क्वेश्चन में पहला है मैग्नीफिसेंट, क्या है मैग्नीफिसेंट, फिर है शार्प, फिर है लेंथी, फिर है ब्राइट, आर द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं आपसे पूछना चाह रहा है। ये होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड के, किसके, डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब किसी को एक्सप्लेन करना हो, किसी को बता, किसी चीज़ को बताना हो, डिस्क्राइब करना हो किसी के बारे में, तो उस वो वाले शब्द हैं कि वो बड़ा शार्प माइंड का है, और अच्छा वो वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेंथी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ समझदार है, वो आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी को, तो वैसे ही शब्द है ये, ठीक है। A1 इसका आंसर हो जाएगा। अब 64 क्वेश्चन देखिए। 64 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि टेबल है, वायर है, सॉकेट है, केबल, हैमर, नेल्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं। देखो ये एक नेम के हैं, किसके, हर किसी चीज़ का नेम है, टेबल है, जैसे वायर है, सॉकेट है, केबल है, तो किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नेमिंग वर्ड्स। ये सभी शब्द जो वर्ड्स हैं वो नेम है हर किसी ना किसी के, तो इसलिए नेमिंग वर्ड कहेंगे। देखो 65 क्वेश्चन देखिए आप। 65 में देखो फिक्स, पहले में लिखा है 65 में फिक्स लिखा है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सभी किसके हैं, मेरे भी शायद किसी काम को करने के लग रहे हैं, ठीक है। देखो ऑपरेट करना, ठीक, किसी चीज़ को मिक्स करना, ग्राइंड करना, लिफ्ट किसी को ले जाना, पुल करना मतलब उठाना, मेजर करना, तो वर्किंग में है सभी, तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। करने में क्या मतलब एक्शन वर्ड आते हैं, क्या से आता है 65 में एक्शन वर्ड आ जाएंगे। 65 में कौन सा आंसर हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो कॉमन, फुल स्टॉप, यहाँ पर ये दिखा है ना, यहाँ कोमा है, कोमा, फुल स्टॉप, कोमा इस प्रकार से हो जाएगा, फुल स्टॉप इस प्रकार से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से हो जाएगा। ये तीनों ध्यान रखना, ये कोमा है, ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पंचुएशंस, किसके, ये पंचुएशन मार्क होते हैं। A4 इसका आंसर हो जाएगा। अब 67 क्वेश्चन देखिए। 67 में क्या है, वैन यू आर ए डिसीजन ऑन द टॉपिक, यदि आप किसी डिसीजन मतलब किसी टॉपिक पर डिसीजन लेते हो तो व्हाट डू यू से, तो आप क्या कहोगे, तो आपको क्या कहना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, देखो आपको कहना चाहिए लेट्स डिस्कस, चलो आओ हम कुछ डिस्कस करते हैं किसी एक टॉपिक पर, ठीक है। तो आपको ये कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेट यूर स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट से तुम कुछ कहो, ठीक है, लेट्स अस फिनिश, जल्दी से ख़त्म करो, तो ऐसे नहीं। अब यहाँ पे डिस्कस, आओ हम डिस्कस करते हैं। 68 क्वेश्चन देखिए। 68 में क्या कहा गया है, देखो व्हाट डू यू से, आप जो है ना स्पीड थोड़ी तेज़ कर लेना वीडियो की। व्हाट डू यू से
व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री, यदि आप बहुत ही शांति से क्या करते हो, किसी चीज़ को डिसएग्री करते हो। यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री, यदि आप किसी चीज़ को बहुत ही पोलाइटली किसी चीज़ को डिसएग्री करते हो, मना कर देते हो, तो आप क्या कहोगे उस समय, मतलब किस प्रकार क्या सोचोगे, किस प्रकार की भावना आपके अंदर आएंगी। तो देखो आप एक सेंटेंस के थ्रू इस चीज़ को बता सकते हो। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस दिया है आई एम अफ्रेड, क्वेश्चन में कहा है आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, मैं इससे बहुत ज़्यादा अफ्रेड मतलब दुखी हो चुका हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ से अब आपने आपको डिसएग्री करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ही आप कहोगे। तो 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा, A1 आंसर हो जाएगा। 69, अब देखो लास्ट सेकंड क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल, अभी 69 क्वेश्चन पे हैं। 69 का देखिए, यू आर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द गिव द असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एग्जांपल ऑफ द, मतलब आप एक असाइनमेंट देते हो जो कि मंडे में क्या होना, असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो इनमें से ये जो है ये किस चीज़ का एक एग्जांपल है, इनफॉर्मल है, रिक्वेस्ट का है, ऑर्डर का है, या फॉर्मल का है। तो 69 का जो आंसर है वो A4 होगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, A4 होगा, क्योंकि वो फॉर्मल ही है, एक कॉलेज के अंदर बात चली है, या फिर कॉलेज ना तो क्या एक स्टाफ के अंदर भी हो सकती है कि अपने स्टाफ को कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिया जाता है कि आप इसको मंडे में पूरा करके लाओगे, तो ये फॉर्मल के अंदर आएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए आप, 17वें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आइज कॉन्टेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब आपका चेहरे का, आपका आई कॉन्टैक्ट, ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो 70 का जो आंसर है वो A2 है, किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हो सकता है। किसका, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, बोलकर होती है, समझ रहे हो ना, शब्दों के द्वारा। लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, यदि आप अपनी भावों को उठाकर कुछ संकेत देते हो तो वो नॉन वर्बल के अंदर आ जाएगी, मेरी बात समझना। तो अब 71 क्वेश्चन देखिए, 71 क्वेश्चन में कहा है कि कंप्लीट करना है सेंटेंस को सुटेबल डिस्क्राइब वर्ड, मतलब आपको ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है इनमें से कोई सा एक वर्ड का यूज़ करते हुए। तो आप इसमें करोगे द एरिया आर एक्सपेंसिव, द एरिया आर एक्सपेंसिव एज द हाउस, यहाँ का जो एरिया है अपने घर के जैसा ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट इज़ कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसे का है, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें लग जाएंगे। तो ये A3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव। अब 72 देखिए, 72 में क्या कहा गया है, इसमें कंप्लीट करना है आपको एक वर्ड का यूज़ करते हुए सेंटेंस को। इसमें कहा है कि द रोड्स इन माई टाउन्स आर, जो हमारे घर के आसपास की जो सड़कें हैं, रोड हैं, वो हैं इन डैश कंडीशन, तो वो कैसी कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, एक्सपेंसिव कंडीशन में है, ब्यूटीफुल कंडीशन में, सेफ कंडीशन में है। तो रोड को कैसा होना चाहिए, 72 का ये आंसर हो जाएगा। तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, अच्छा, सेफ नहीं, सेफ तो गाड़ियाँ वगैरह होती है, बाकी कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है। अब 73 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, एक वर्ड चूज़ करना है, सेंटेंस पढ़िए, देयर इज़ ए डैश गार्डन विद लवली फ्लावर, मतलब यहाँ का जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता बहुत ज़्यादा लवली है, बहुत ही प्यारा है, किसके कारण है, देयर इज़ ए, यहाँ पर 73 का आपका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, इस प्रकार से अगर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल गार्डन, देयर इज़, यहाँ का जो गार्डन है बहुत ज़्यादा सुंदर है, विद ए लवली फ्लावर, अपने लवली फ्लावर्स के साथ, ओके। अब नेक्स्ट, इसमें भी आपको भरना है, देखो पहला जो दे रखा है उसमें क्या है, स्पेसियस, बिग, ब्यूटीफुल, और नेक्स्ट देख लेंगे, पहले इसको पढ़ लीजिए आप, क्या है, देयर इज़ ए प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, अच्छा, मेरे घर के पास एक प्ले ग्राउंड है जो कि मेरे घर के पास है, मतलब एक प्ले ग्राउंड है जो कि मेरे घर के पास है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, बिग, कैसा ग्राउंड है, बिग, BIG, एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है जो कि मेरे घर के पास है, यही तो आएगा इसमें, A2। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए ज़रा, इसमें कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल, मतलब आपको वही करना है कि एक सेंटेंस आपको चूज़ करना है, एक सेंटेंस दिया गया है, आपको वर्ड चूज़ करना है। तो इसमें कौन सा आएगा, 75 का, देखो देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड का मतलब होता है नाइबर, मेरे छोटे से जो छोटे भाई बहन जो नाइबरहुड्स होते हैं उनके अपार्टमेंट कैसे हैं, देयर आर स्पेसियस हाउस है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, A4, 75 का A4 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है नहीं, ये पहला सेट था, ध्यान रखना, ठीक है, ये जो कंप्लीट हुआ है सेट नंबर 1 हुआ है, अभी आपके सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 ये 2 रह गए, इनके वीडियो में जल्दी डाल दूँगा। फिलहाल आप इस वाली वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिए, इतनी बार देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, बस आप क्वेश्चन देखो और CBT एग्जाम में क्या टिक करके आना है बस आपको।